नमस्कार। आज चलिए चौथा पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट में हम लोगों ने सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। दूसरा पार्ट में हम लोगों ने कार्बन डेटिंग मेथड, पोलन एनालिसिस, आइस एज और कॉइन्स के बारे में पढ़ा था। तीसरा पार्ट में हम लोगों ने इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था। आज देखेंगे चौथा पार्ट। जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा था कि आज हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिटरेरी सोर्सेज ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहा जाता है कि कई बार तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस दोनों में से कौन इतिहास लिखने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लिटरेरी सोर्सेस मिल रही है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स उससे उसका मिल ही नहीं रहा है, तो क्या इतिहास को लिखने के लिए ये मजबूत पहलू होगा। तो इतनी ये एक डिबेट का ही विषय बन जाता है। दोनों का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन फिर भी आज सारे पक्ष पे बात करेंगे और लिटरेरी सोर्स को देखते हैं पूरी जोर शोर के साथ। ठीक, देखिए लिटरेरी सोर्सेज को जो है बांटा गया है दो भागों में। एक है रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा है नॉन रिलीजियस। रिलीजियस को बांटा गया है तीन भागों में, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। ये एंशिएंट में बांटा, इस तरह से बांटा गया है लिटरेरी सोर्सेज को। अब हम लोग देखेंगे कि रिलीजियस सोर्सेज में जो बांटा गया है हिंदू, बुद्ध और जैन, इन सबको जो बांटा गया है, तो इन सब का लिटरेचर सोर्सेज को देखेंगे, स्रोत को देखेंगे। आज जो हम लोग दावा ठोकते हैं वेद के बारे में, या फिर कब मिली थी ये वैदिक पीरियड कब से शुरू हुआ था, कौन सा एक फेज था जिसमें वैदिक पीरियड के बारे में पूर्ण रूप से डिस्क्रिप्शंस किया गया था, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए पहली बार तो एक डिबेट भी है कि वेद को क्या किसी मानव ने लिखा है, लेकिन एक हिस्ट्री, अगर हिस्टोरियंस के रूप में देखेंगे, एक हिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थी के रूप में देखेंगे, तो ज़रूर अगर कोई भी रचना होता है तो ज़रूर मानवीय दिमाग का उपज है, वो हेवन से नहीं आया है। इस चीज़ को मानकर हमें चलना चाहिए, क्योंकि एक तार्किक रूप से, रेशनल रूप से आप सोचेंगे तो निश्चित आपको भी लगेगा कि सच में जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं से मानवीय दिमाग का उपज है, उनसे लिंक होता है। जब तक, एक बात सोचने वाली बात है कि जब तक आपको अगर कोई एविडेंसेस ना मिल जाए, साक्ष्य ना मिल जाए, तब तक आप कैसे तर्क कर पाएंगे किसी चीज़ों को, कैसे आप मजबूती रूप से उस बात को रख पाएंगे। अब ऐसे में तो कई सारी कहानी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको तर्क के साथ रखने के लिए सोर्सेस की ज़रूरत होती है। और सोर्सेस हमें बताता है कि आखिरकार ये कितना पुराना है और उस समय का कंटेम्प्रेरी क्या क्या है, समकालीन क्या क्या, उस समय क्या क्या चल रहा था, कौन सी सिविलाइजेशंस चल रही थी, उसका सोशली, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल क्या ढांचा था, सारा कुछ हमको पता चलेगा। तो हम वैदिक के बाद, जैसे हिंदू टेक्स्ट का अगर हम बात करते हैं तो वैदिक के बगैर हम नहीं बात कर सकते, वेद के बगैर नहीं बात कर सकते। वेद से शुरू करते हैं, और ये वेद जो है 1500 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है। अगर इसको बांटा जाए 1000 तक, ये वैदिक पीरियड है, और 1000 से लेकर 600 BC तक ये लेटर वैदिक पीरियड है। ठीक, तब हुआ क्या इसमें हुआ क्या, 1500 से लेकर 1000 के बीच एक ऋग्वेद का कंपाइलेशन किया गया, ऋग्वेद। ठीक, उसके बाद आया, इस दौरान आया था, इसमें आया था यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, आर्यंकास, कई आए थे इसमें सिर्फ 1500 से लेकर 1000 जो वैदिक पीरियड था उसमें एक ऋग्वेद आए थे। तो ऋग्वेद में 10 मंडल्स हैं, और ऋग्वेद में ही चर्चा, कई तरह की चर्चा है उसमें, कई जैसे शनिदेव, जैसे सोम भगवान, इंद्रदेव, ये सारे कुछ का उसमें चर्चा। देखिए होता क्या है कि जरा सोच के देखिए, क्रिटिकली सोच के देखिए, एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा लोग है, एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसमें लोग तो है, उनको कुछ मालूम नहीं है। अगर और पुराना जाएंगे, एक बच्चा से अगर आप पूछेंगे बताओ ये क्या होता है, तो चौंक जाएगा। इसको देखेगा, कहेंगे ये क्या होता है, कुछ आइडिया उनको नहीं है। तो धीरे धीरे जब तक उनके दिमाग में ये प्रैक्टिस, जब तक ये देखेगा नहीं, तब तक वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा इस चीज़ों को। वो जो देखेगा वही समझेगा। अब कुछ चमक रहा है तो ज़रूर उसको उस रूप से देखेगा, हाँ सच में है कुछ एक ऊर्जा है जो चमक रहा है, कुछ एक ऐसा है जो बारिश करवा रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ, और उसी समाज में कई तरह के लोग होते हैं और कई तरह का
सबका सोच होता है, देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। तो सब अपने अपने तरह से सब चीज़ों को देखता है और उनका एक नाम दे देता है। बगैर देखे बगैर समझे तो किसी चीज़ को हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम अंतिम कंक्लूजन तक नहीं आ पाते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यही इस वैदिक पीरियड में जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद के बाद आया जितना भी वेद आया, यजुर्वेद, सामवेद, धनुर्वेद, बहुत सारे। तो उसमें क्या अथर्ववेद में देखेंगे जो लेटर वैदिक पीरियड, जो अथर्ववेद में बहुत सारे मैजिक के बारे में बताया गया है, रिचुअल्स के बारे में बताया गया, क्या पूजा करने की प्रवृत्तियाँ होती हैं, ये सारे कुछ के बारे में वैदिक में चर्चाएँ हैं, भाष्य रूप में चर्चाएँ। तो इस वैदिक पीरियड को इस तरह हम लोग देखते हैं। उसके बाद वैदिक पीरियड का कंपैरिजन्स आया। कंपैरिजन देखिए, सप्लीमेंट्री, जब वैदिक पीरियड को जानने के लिए हमको उसके सप्लीमेंट जो उनको पूरा कर, अब देखिए अगर हिंदी अगर हम बोल पा रहे हैं तो हिंदी के पीछे ज़रूर हम लोग ग्रामर सीखना। देखिए भाषा हमको माहौल से भी आता है, साथ साथ भाषा को तब तक हम शुद्ध रूप से नहीं यूज कर सकते हैं जब तक उनके पीछे का ग्रामर यानी टर्मिनोलॉजी को ना समझें, तब तक हम किसी भाषा के अंतिम छोर तक नहीं जा सकते, मतलब शुद्ध रूप तक नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जब वैदिक को हम देखते हैं तो वैदिक को 6 भागों में इसका सप्लीमेंट्री होता है, 6 भागों में होता है, जिसमें से पहला होता है फोनेटिक, दूसरा होता है रिचुअल, तीसरा होता है ग्रामर, चौथा होता है मैट्रिक्स, पांचवा होता है ज्योतिष, जिसको एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं, और छठा होता है जो होता है इटमोलॉजी, निरुक्त कहते हैं हिंदी में। तो इतना ये 6 टर्म होता है। ये काफ़ी, और पूछा भी जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, ये फोनेटिक, रिचुअल, ग्रामर, मैट्रिक्स, ज्योतिषी, इटमोलॉजी किससे रिलेटेड है? वेद से रिलेटेड है। अब वेद के बारे में हम लोग जाने, अब कभी वेद के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर वेद का जो आता है ज्ञानी, धैत्री, उसको क्या क्या कहते हैं, क्या क्या एक टर्म होता है, क्या क्या कहते हैं, किस वेद में क्या, जैसे सारेगामा, सामवेद में संगीत के बारे में चर्चाएँ हैं, अथर्ववेद में मैजिक के बारे में चर्चाएँ हैं। तो ये सब के पीछे अगर देखिएगा, देखिए किसी भी चीज़ को अगर सोच रहे हैं तो इतिहास का एक अगर रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, एक जिम्मेदार स्टूडेंट अगर आप हैं तो ज़रूर उस युग में आप जाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप उस फेज में जाकर नहीं इतिहास को देखेंगे तब तक आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा। अपने आप को डाल दीजिए, पुराना लोग बना दीजिए, और एक न्यूट्रल, जिसको कहते हैं इरेशनल, जिसको कहते हैं इम्पार्शियल, निष्पक्ष होकर सोचिए। अपने आप को जीरो नहीं कहते, इमैनुअल कांट बोले थे, अपने आप को अगर तुम सच में अपने आप को किसी के लिए लॉ या फिर कुछ जस्टिस करना चाहते हो तो तुमको जीरो अपने आप को साबित करना होगा। और न्यायिक पूर्ण से अगर किसी चीज़ को अगर सोचना चाहेंगे, धर्म का या किसी चीज़ का मैटर, अपने आप को उस फेज में रखिए और अपने आप को सिद्ध कीजिए हम जीरो, हम कुछ नहीं जानते हैं, किसी से मतलब नहीं, इससे पहले क्या संबंध था, क्या नहीं, किससे, सब कुछ को रख के सोचिए, तब आपको इतिहास सही रूप से लगेगा कि हाँ सच में उस फेज में क्या क्या हो सकता है। तो ये था वेद के बारे में, और सारा कुछ लाया गया। देखिए सारा कुछ लाया गया, रिचुअल्स कैसे पूजा करना है, क्या करना है, सब कुछ इसमें एडिट किया गया। क्या हो सकता है, किस तरह से आप यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, क्या राजा की कर्तव्य होगी, सब कुछ इसमें एडिट है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब आया ग्रामर भी देख लिए पाणिनि का, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है लिटरेचर सोर्सेस में। अब लिटरेचर सोर्सेज का हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस में हम देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है लिटरेचर सोर्सेज, हिस्टोरिकल महत्व। अब वेद से हमको पता चल गया कि उस टाइप का, उस समय का सिविलाइजेशन कैसा होगा, जरूर रिचुअलिस्टिक होगा। अब वेद को और गहराई से पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा, अच्छा जन्म करता था तो ये हवन, युद्ध के लिए ये हवन, इस टाइप का हम पढ़ेंगे तो इससे पता चल जाता है कि एक नेचर ओरिएंटेड उस समय की सिविलाइजेशन होगी, जो काफ़ी नेचर पावर्स में बिलीव करती होगी। और उसके बाद जो नियम निकलता है वैदिक पीरियड में क्या था, जब आप सोशली देखेंगे तो वैदिक पीरियड में था कि वंश के अनुसार आपका जो कर्तव्य होगा, आपका जो काम होगा, वो आपका जो काम होगा, जितना कुछ होगा, आपका जो वर्ण सिस्टम होगा, जिसको कहते हैं आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किस पे बांटा जाएगा, ये बांटा जाएगा आपके काम के अनुसार। उसी चीज़ को आप लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे तो वो बढ़ जाता है अपने आपके जन्म के अनुसार, आप जिसमें जन्म लेंगे वही कहलाएंगे। तो देख रहे हैं
और आप गहराई से सोच के देखिए आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जो वैदिक पीरियड में काम के अनुसार बांटा गया था वही लेटर वैदिक पीरियड में, जो लेटर वैदिक पीरियड क्या है, ये 1000 से 600 BC के बीच, इसमें बट जाता है आपके जन्म के अनुसार। क्या आ गई विडंबना, जब आपके जन्म के अनुसार बढ़ दिया गया। तो ये आप देखेंगे। अब आगे देखते हैं, इस पर गहराई सोचेंगे तो थोड़ा सा लगता है, आप सोचिए, देखिए थोड़ा सा लगेगा आपको कि हो सकता है, सीरियसली एक आम नागरिक तरह अगर कोई भी सोचेगा तो क्या बोलेगा, बोलेगा यही कि बोलेगा कि हो सकता है कि कुछ लोग का डोमिनेशंस होगा और कोई जो काम करने वाला है, ये ह्यूमन नेचर है, कोई काम करने वाला है और काम करने वाला का बेटा ज्ञान ले रहा है, ठीक, ज्ञान लेके अगर वर्ड के अनुसार देखें तो कल वो ज्ञान बांटने लगेगा। ज्ञान बांटने वाला क्या हो गया, ब्राह्मण। तो जो पहले से ज्ञान बांटते आ रहा है, आज कोई और आ जा रहा है उसके सामने ज्ञान बांटने के लिए, तो थोड़ा सा अखरता है, अच्छा तू, तो ये थोड़ा ये विडंबना हो जाता है जो समाज में आपको देखने को मिलेगा, अक्सर देखने को मिलेगा। आज ही गांव जाइएगा, अच्छा आज जन्म के पैदे हुआ लेक्चर दे रहा है इस टाइप का बात रहता है। तुम हमें समझाओगे, इतना तुम्हें किसने दिया, और ज़्यादा बोलिएगा, ज़्यादा सही बात बोलिएगा तो बदतमीज़ हो गया ये सब सामाजिक बातें जो आप लोग देखेंगे आज भी ये सब होता है, तो खैर हम उस पर नहीं जाते हैं। तो रामायण और महाभारत देखेंगे, ये भी हिंदू का है, हिंदू रिलीजन्स का लिटरेचर सोर्सेस में देखेंगे। तो महाभारत का जो कंपैरिजन हुआ था 10th सेंचुरी BC से लेकर सेकेंड कह सकते हैं सेकेंड सेंचुरी AD तक। अब इस महाभारत को शुरू में क्या कहा जाता था, महाभारत को शुरू में महाभारत नहीं कहा जाता था, जाया कहा जाता था। जाया कब कहा जाता था, जब महाभारत का ओरिजिनल रूप था। ओरिजिनल रूप में महाभारत में वर्सेस जो देखेंगे, कविताएं जो देखेंगे, गद्य जो देखेंगे, वो रहता है कितना, 8800 वर्सेस। उसके बाद देखेंगे आप धीरे धीरे इसमें और एडिशन किया जाता है, एडिशन करके इसको कर दिया जाता है 2400 वर्सेस। क्या एडिशन होता है इसमें, तो भारत का एक कहानी है जो महाभारत में आप देखे होंगे, उस कहानी को ऐड करके इसको बना देता है 2400 वर्सेस का। तो इसका नाम पड़ गया भारत। ठीक, अब इस 2400 को फिर ऐड करता है वर्सेस कविताएं कई, उसको पहुंचा दिया 1 लाख पे। 1 लाख पे हो गया तो महाभारत। ये 2400 पूरा तो भारत कहा गया, इसको जाया को भारत कहा गया। 1 लाख पर जब पहुंचता है तो इसको महाभारत। अब 1 लाख में क्या क्या ऐड किया, तो अब इसमें बहुत सारे ज्ञान की बातें जो देखेंगे, बहुत सारे ज्ञान की बातें और भी कई कहानियाँ को ऐड कर करके 1 लाख वर्सेस पहुंचा दिया, तब उसका नाम पड़ा महाभारत। देखे, जाया फिर भारत फिर महाभारत। तो ये इनकी बातें हैं। फिर रामायण को देखेंगे तो रामायण की शुरुआत हुई थी 5th सेंचुरी BC से, रचना जो वाल्मीकि साहब किए थे। तो रामायण की ये था। फिर रामायण को भी देखेंगे तो इसमें भी ऐड किया। शुरुआती रामायण का जो था वो कितना शुरुआती था, 6000 वर्सेस में था। उसके बाद देखेंगे तो इसमें भी ऐड किया गया, ऐड करके बना दिया 1200 वर्सेस, 12000 वर्सेस। फिर ऐड किया, इसको कर दिया 24000 वर्सेस, ये टोटल आ गया। तो ये रामायण का है एडिशन। तो ये देख लिए हम लोग। तो उसमें भी ये हिंदू टेक्स्ट में देख लिए, इतना हुआ सब कुछ। देखिए अब होता क्या है कि इतना कुछ तो मिल रहा है लिटरेरी सोर्सेस, तो हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस के लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय के जो लोग होंगे वो तो बना सकते हैं, उस समय की रचनाएं कर सकते हैं अपने आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर। इस तरह की सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, तो कुछ एविडेंसेस भी चाहिए आर्कियोलॉजिकल, ताकि पूर्ण रूप से पुष्टि हो सके। तो माना जाता है कि अभी उतनी खास एविडेंसेस नहीं मिल रही है महाभारत को लेकर या फिर। तो अब देखेंगे हिंदू रिलीजियस सोर्सेस को हम देख लिए। अब देखते हैं हम लोग देखेंगे जो रिलीजियस सोर्सेस में बौद्धिस्ट को देखेंगे, जैन को देखेंगे, बौद्धिस्ट और जैन रिलीजियस सोर्सेस को देखेंगे। इस धर्म के बारे में कौन नहीं जानता, काफ़ी फैले ये धर्म बौद्धिस्ट।
काफ़ी फैली एकदम। अशोक के बारे में तो काफ़ी इंस्क्रिप्शंस अशोक ने बनवाए जो धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश भर में, भारत में पूरी प्रचार हुई उनकी। भारत के बाहर श्रीलंका, उधर ग्रीक तरफ भी पूरा बौद्ध धर्म की विस्तार किया गया। तो काफ़ी इनके बारे में रचनाएं हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जो आप कुछ रचनाएं जो काफ़ी मुख्य, उसके बारे में त्रिपिटक के बारे में जानते होंगे, जो जिसमें है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और एक है जो त्रिपिटक के बारे में देखें। और बौद्ध धर्म के बारे में जो अशोक भी काफ़ी प्रचार किए, फिर कनिष्क आए जो अशोका से, वो भी बौद्ध धर्म अपनाए, वो भी काफ़ी बौद्ध धर्म से इन्फ्लुएंस हुए। और उसके बाद देखेंगे हम तो बौद्ध धर्म में ही देखेंगे जो श्रीलंका की तरफ जो फैलाया गया, उस टेक्स्ट में भी देखें दीपवंश, महावंश, श्रीलंका तरफ जो टेक्स्ट फैला है। श्रीलंका में जो अशोक का बेटा बेटी गए थे, अशोक का बेटा बेटी महेंद्र और सुमित्रा, सुंग सुमित्रा ऐसे नाम था बेटी का, वो दोनों गए श्रीलंका में, काफ़ी बौद्ध धर्म का प्रचार किए। तो ये था बौद्ध धर्म के बारे में जो श्रीलंका में प्रचार किया। उस लिटरेरी सोर्स को महावंश और दीपवंश के नाम से जाना जाता है। महावंश और दीपवंश के बारे में। और जो ये त्रिपिटक का जो था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हुए मुख्यतः। तो ये इसमें बौद्ध धर्म के, बौद्ध भगवान की फिलॉसफी, उनकी गाथाएं, और एक जातक जो कथाएं, रचनाएं, स्टोरी है, जातकाज में बताया जाता है कि बुद्ध भगवान के जन्म के बारे में। यानी कि बुद्ध भगवान, ये सिद्धार्थ बुद्ध बनने के लिए इनको 550 जन्म से होकर गुजरना पड़ा। यानी कि बुद्ध भगवान का जन्म पाने के लिए, इस जन्म में बुद्ध बनने के लिए इनको 550 जन्म से गुजरना पड़ा। ये ऐसे नहीं आ गए यहाँ पर, 550 जन्म होकर गुजरे हैं। जातका में ये कहानी इनके बारे में, तो सूची बर्थ के बारे में, इनके रिवर्थ के बारे में। तो ये बौद्ध भगवान के बारे में था, बौद्ध धर्म के बारे में। वही जैन धर्म के बारे में है, महावीरा जब। तो इसका भी लिटरेरी सोर्सेस है। क्या लिटरेरी सोर्सेस है जैन धर्म के बारे में? जैन धर्म के बारे में लिटरेरी सोर्स है जो आप देखेंगे भी काफ़ी प्रचलित है। और जैन धर्म देखेंगे तो ये काफ़ी, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म कंटेम्प्रेरी रहा है, लेकिन बौद्ध धर्म काफ़ी विकास हुआ है जैन धर्म की तुलना में। जैन धर्म क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस जो था, नियम जो था इनका काफ़ी स्ट्रिक्ट था जैन धर्म का। ये तो वायलेंस में बिलीव ही नहीं करते थे, नॉन वायलेंस, एकदम चींटी तक नहीं मरना चाहिए। अपनी आत्मा को परेशान करो, सताओ, इतना तपाओ कि दूसरा जन्म पाने के बारे में सोचे तो डर के मर जाए। इतना तपाओ अपने आत्मा को, इतना परेशान करो। ये था जैन धर्म का प्रिंसिपल। ऐसे नहीं आत्मा को चलने देना। तो इनका भी कई लिटरेरी सोर्सेस आए, जिसमें आप देखेंगे अंग था और कई आया था, अंग पूर्वा, इसी टाइप का कई आए थे इनका जैन धर्म का भी। अब उसके बाद क्या हुआ, अब देखेंगे तो धर्म के बारे में जान लिए, धार्मिक जान लिए। अब नॉन रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में देखते हैं। लिटरेचर, जिसे लिटरेचर के 2 भागों में बांटा गया था ना, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में हम लोगों ने देखा हिंदू, जैन और बौद्ध, इन सब के बारे में देखा। अब हम नॉन रिलीजियस के बारे में देखते हैं। नॉन रिलीजियस में जैसे देखेंगे आप, जैसे उस समय देखेंगे मगध, मौर्य एम्पायर का, मगध साम्राज्य का। मगध में आए 2 गो, एक आए अर्थशास्त्र जो चाणक्य का थे, एक आए इंडिका जो मेगास्थनीज के थे। मेगास्थनीज यहाँ के नहीं थे वो बाहर से आए थे। जब सिकंदर, जब अलेक्जेंडर, वही सिकंदर जब आए थे भारत में, तो जो सेल्यूकस निकेटर थे वही इनको यहाँ छोड़ के गए थे, बोले तुम यहाँ रहो जाओ। और मेगास्थनीज आए और यहाँ के कोर्ट, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एम्बेसडर के रूप में रहे। और यहाँ देखे जितनी परंपरा, और अपनी पुस्तक में, इंडिका में वर्णन की सारी बातें बौद्ध धर्म के बारे में। ये जो अर्थशास्त्र है, ये कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किताब नहीं है, इसमें पॉलिटिकल बातें हैं, लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर की बातें की गई है। उस समय की क्या लॉ एंड ऑर्डर थी, संस्था कैसे चलता था, क्या उनका पॉलिटिकल ढांचा था, इन सारी चीज़ों को अर्थशास्त्र में देखा गया। देखिए, हम लोगों ने
जब वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे, वेद के बारे में पढ़ रहे थे, देखिए किसी भी संस्था को चलने के लिए ना रूल एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत होती ही होती है। बिना लॉ एंड ऑर्डर की कोई संस्था नहीं चल सकता है। स्टेट होगा तो लॉ एंड ऑर्डर होगा ही। और देखेंगे पुराना जितना भी था, जो भी पुराना चल रहा था, वो देखेंगे किसी न किसी धर्म से इन्फ्लुएंस होकर, और उस धर्म का नियम उस समय, धर्म ही उस समय शासन था। अगर हिस्ट्री के पौराणिक समय को एंशिएंट को देखेंगे आप, मेडिवल में भी देखेंगे आप, तो धर्म ही शासन था। शुरुआती दौर में क्या था? धर्म ही शासन था, चाहे किसी भी धर्म को देख लें। इसलिए देखेंगे आप पाएंगे हर धर्म का रूल एंड रेगुलेशंस होगा, लॉ होगा। मुस्लिम में शरिया, हिंदू में धर्म सूत्रास, और चर्च क्रिश्चियंस में भी जो उनका पादरी का जो नियम, चर्च का जो नियम था, रूल्स एंड रेगुलेशंस था, उनके अनुसार चलना पड़ता था। काफ़ी उधर रिवॉल्यूशंस हुए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब लोग समझदार हो गए, बोले इतना रिस्ट्रिक्शंस है, तो उसके बाद जो धर्म और स्टेट को अलग किया गया, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल बनाया गया, जो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआती में देखेंगे तो धर्म ही शासन था, धर्म का नियम, धर्म का। इसलिए हिंदू धर्म में भी देखेंगे धर्म सूत्रास, जिसमें बताया गया है कि राजा की क्या नियम होगी, प्रजा की क्या नियम होगी, मैरिज का क्या नियम होगा, और जो प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी का क्या डिस्ट्रीब्यूशंस होगा। ये सब धर्म सूत्राज और स्मृति में लिखा हुआ है। तो ये देखिए, इससे यही पता चलता है, हिस्ट्री से ये पता चलता है कि उस समय की जो सिविलाइजेशन, शुरुआती में क्या था, लोगों के पास ना जो बन गया नियम वो बन गया। और आप देखेंगे शुरुआती में जिनके पास मसल्स, उसी का पावर। आप लोग सुनेंगे मसल्स पावर, मसल्स पावर आज से नहीं चलते आया, बहुत पुराना है, और शुरुआती में मसल्स पावर ही था। तो इसलिए देखेंगे क्या कहते, पेट्रियार्की, जो पुरुषों का प्रधान, पुरुष मसल्स पावर में देखेंगे तो पुरुष काफ़ी बलशाली होता है। तो इसलिए आप पाएंगे कि ज़्यादा रूल रेगुलेशन पुरुष के प्रति नहीं रहता है, महिलाओं के खिलाफ रहता है, पुरुष के पक्ष में रहता है। चाहे आप सती प्रथा को देखें, महिलाएं डैन बनती है, महिलाएं अपवित्र बनती है, पुरुष तो नहीं बनता है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को मॉडर्न, आज 21वीं सदी का भारत, हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। आखिरकार सारा रूल रेगुलेशन क्यों बनता है महिलाएं के खिलाफ? तो पता चल गया, क्योंकि शुरू में क्या था, मसल्स पावर था, जिनका देखेंगे तो डोमिनेट जो किया था, आप जैसे वैदिक में पढ़ेंगे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। बाद में जिसको बांटा गया लेटर वैदिक पीरियड में, वंश के आधार पर। क्यों? यही दो क्यों था रूलिंग क्लास? क्योंकि क्षत्रिय युद्ध के लिए जाना जाता था, एकदम क्लास को एकदम जोगना है, युद्ध के लिए योद्धा, और योद्धा के बगैर कोई सोसाइटी सुरक्षित ही नहीं रह सकता है। करो कमान तो उन्हीं के अंदर है। ब्राह्मण ज्ञान, जब तक ज्ञान इनको नहीं होगा तब तक ये जानेंगे कैसे कि किस पे फतेह पाना है, किस पे फतेह नहीं पाना, हमारा कर्तव्य क्या, अधिकार क्या है। और ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही रहता था। नीचे क्लास के लोग तो सर्विंग के लिए थे, सर्व करना है, सेवाएं करना है, सेवाएं कुछ भी हो सकता है, खेती ये वो, तो ये था। तो इसलिए आप पाएंगे कि देखिए कोई भी, किसी भी, ऐसा नहीं किसी पार्टिकुलर, कहीं भी देखेंगे तो रूल रेगुलेशन जितना भी रहा है वो वुमेन के ही खिलाफ रहा है। क्योंकि लेकिन आज कलम की ताकत है। आज देखिए महिलाएं फतेह पा रही है, हर जगह अपना परचम लहरा रही है, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला पीछे नहीं हटी है, और बता दी है कि हम किसी के अंदर नहीं बल्कि हम अपना सूरज खुद देखेंगे। तो इस टाइप से आज समाज का राइजिंग हो रहा है। हर जगह आप देखेंगे, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं, पुरुष भी कर रहा है, पैरेलल चल रहा है, और चलना भी चाहिए, दोनों को एक साथ चलना चाहिए, तभी समाज का विकास हो सकता है। तो कंजर्वेटिव सोच से हम लोगों को आगे निकल कर अब सोचना चाहिए। तो यही तो देखेंगे धर्मसूत्र जितना भी आया, जो भी रूल रेगुलेशन उस समय कैसा ही रहा है। तो अर्थशास्त्र में देखिए, अर्थशास्त्र जो था उसमें इसका रूल रेगुलेशंस था, तो ये हम देख लिए मगध में। और उसी तरह आप अगर देखेंगे गुप्ता में देखेंगे तो कौन आए थे, अभिजनम शकुंतलम, कालिदास का, जो गुप्ता पीरियड के सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक को बताता है, अभिजनम शकुंतलम। फिर उसके बाद साउथ में देखेंगे तो साउथ में काफ़ी राइज हुआ संगम लिटरेचर का। अब संगम लिटरेचर कब हुआ था देखेंगे, सेकेंड सेंचुरी देखेंगे, संगम लिटरेचर का खूब राइज हुआ। संगम लिटरेचर क्या था, देखिए होता क्या था, राजा क्या करता था, राजा अपने बोलता था एक कॉलेज, मतलब एक जगह, सारे पोइट को इकट्ठा करता था। लिटरेचर की क्रांति कब हुई थी? अधिकतर लिटरेचर का गुप्ता पीरियड में लिखा गया था। तो उस समय साउथ में क्या हुआ था, तमिलनाडु एरिया, तो होता क्या था, तमिलनाडु में क्या होता था, तो होता क्या था, सारे राजा बुलाते थे, आओ, सारे कवि को असेंबल करते थे कॉलेज में एक जगह। उस असेंबल को कहते हैं संगम। संगम वर्ड से भी आपको लग रहा है मिलन। सब पोइट जहाँ मिलते थे, असेंबल होते थे, उस कॉलेज को क्या कहता था, संगम। और उस असेंबली में जो लिखा जाता था उसको कहते हैं लिटरेचर, संगम लिटरेचर, समझे।
तो संगम लिटरेचर अब वहाँ पर लिखते थे तो खूब लिखा गया। तो लिखा गया संगम लिटरेचर इतना 30,000 लाइन्स में, कितना में 30,000 लाइन संगम लिटरेचर का कंपाइलेशन हुआ 30,000 लाइन्स में। अब उसको क्या क्या बोला, बाप इतना लाइन है, तो लाइन इतना रहेगा तो बताइए उसको तो बांटने की जरूरत है, कविता में बांटने की जरूरत है, तभी तो आसानी से पढ़ पाएंगे। अब एकाएक उठा के आपके सामने रख दी, पढ़ो, कुछ आपको कंटेंट समझ ही नहीं आ रहा है, टॉपिक क्या कह रहा है, कुछ सबको पता नहीं चल रहा है क्या कह रहा है, आप 30,000 लाइन पढ़ते जाइए। अब उसको क्या क्या ग्रुप में बांटा गया, समझ रहे हैं, पोएम में बांटा गया। तो जब 8 लाइन्स के पोएम में बांटा गया था तो उसको क्या था, इट्टू टोकई। फिर इसको हंड्रेड्स के ग्रुप में बढ़ा दिया गया तो उसको कहा गया पुरुनानुरु। फिर उसको क्या किया, 2 मेन ग्रुप में बांट दिया, देखिए जब ज़्यादा रहेगा तो उसको बांटना तो ज़्यादा पड़ेगा ही। 2 मेन ग्रुप में बांट दिया। तो एक मेन ग्रुप में बांटा था पट्टी नैनकिल कनकू, और दूसरा बांट दिया था पट्टू पट्टू। इस तरह से बांटा गया था। तो अब कई बार देखा जाता है कि संगम लिटरेचर और वैदिक लिटरेचर क्या दोनों सेम होता है। जिस तरह से वेद फैला पूरा उधर नदर्न बिहार में फैला, नदर्न इंडिया में फैला, तो क्या वैदिक और संगम साउथ इंडिया में, तो क्या दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। बात यह है कि वेद जो होता है रिलीजियस हो जाता है, लेकिन संगम को देखिएगा तो ये सेक्युलर है, कोई रिलीजियस नहीं है। इसमें बताया गया योद्धा के बारे में, किस तरह से युद्ध का राजाओं के बारे में बताया गया, उनके शौर्य के बारे में बताया गया, ताकत के बारे में बताया गया। कई बार आप सुनते होंगे, कवि का पढ़ते होंगे, राजा का जो रथ चलता था तो उनके रथ घोड़ा जो चलता था, उस जब नाल घोड़ा जब अपना पैर रखता था तो धूल उड़ता था, और इतना धूल उड़ता था कि सूरज उस धूल में जाके छुप जाता था। ऐसी थी राजाएं की सेना, इतनी विशाल सेना, धरती हिलने लगती थी, कांपने लगती थी। इस तरह से आप सुनेंगे। तो यही संगम लिटरेचर में वही पोएट जितना था उस राजा के स्टोरी के बारे में बताया गया। एक चौलाज किंगडम है, साउथ में ही है, उसके बारे में बताया गया कि बड़े दानी राजा थे, ये संगम लिटरेचर से इतिहास को आप पूर्ण रूपेण और सुचारू ढंग से नहीं होता, कभी कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस दे देते, रूप दे देते हैं। इसलिए हिस्ट्री को लिखने में यहाँ थोड़ा सा चटपटा हो जाता है। लेकिन फिर भी जब उस समय लिखा गया तो राजा का जो वर्णन होता है, तो इससे ये पता चल जाता है कि राजा की कितना टेरिटोरी थी, राजा किस सदी के राजा थे, कौन ईस्वी में राजा थे, राजा का क्या नाम था। तो ये सब हमें लिटरेचर, एक संगम लिटरेचर से हमको पता चल जाता है। और कोई भी लिटरेचर, कोई कवि अगर किसी चीज़ का वर्णन करे तो उस तरह से हमको पता चल जाता है। तो ठीक, तो हम समझ गए कि लिटरेचर से कैसे इतिहास को रचा जाता है, कैसे लिखा जाता है। जब सोचिए वैदिक लिटरेचर नहीं होता तो पता नहीं चलता उस समाज में क्या था, किस तरह से सिविलाइजेशन था, किस तरह से सोसाइटी था, सोसाइटी की क्या धारणाएँ थी, क्या मान्यताएँ थी। अब उसके अनुसार एविडेंसेस मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। अब संगम लिटरेचर से ही राजा का नाम, सब कुछ ऐसे वैसे, क्या शौर्य था, कितना ताकतवर था, क्या था नहीं था। चौलाज के बारे में पता चला, बड़ी डोनर रही, बड़े दानी राजा थे, बड़े दानी किंगडम था ये। तो इतना कुछ हमको। एक यावानाज YAVANAS, यावानाज, इसका मतलब होता है बाहरी यात्री, बाहर के जो भी है उसको यावानाज कहेंगे। तो यावानाज इसी लिटरेचर से पता चला कि यावानाज बाहर से आते थे, अपने जहाज़ों से आते थे, जहाज़ों से आते थे, और जहाज़ से आते थे तो यहाँ से पेपर, मिर्च, तिर्च ये सब लेकर जाते थे। और यहाँ पर क्या देके जाते थे, तो यहाँ महिलाओं को एज ए स्लेव के रूप में, और जो होता था वो लेकर आते थे, महिलाओं को स्लेव के रूप में दे देते थे। ये यहाँ के लोगों को, महिलाओं को स्लेव के रूप में, मतलब इस वो करके जाते थे। तो पता चल रहा है कि मतलब इसका मतलब बाहर से भी कोई आते थे ट्रेड करने के इरादे से, पर्सपेक्टिव से, और यहाँ का कनेक्शन बाहर से भी था। इतना कुछ हमको पता चल जाता है। तो यही थी लिटरेचर सोर्सेस जिसको हम लोगों ने पढ़ा। और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फॉरेन ट्रैवलर के बारे में पढ़ेंगे, यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे, बाहरी लोगों कितने आए, जैसे हम अभी यावानाज के बारे में जिक्र किया ना, तो अब करेंगे और सारे कितने आए, जैसे फाहयान, हीनयान जो आए थे, सारे कुछ के बारे में बोलेंगे। जो उस समय के जो ग्रीक राइटर थे जो आए सेल्यूकस निकेटर के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा कि सब गए अपने राइटिंग में, अपने यहाँ वो अपने
स्क्रिप्ट में क्या कहे। मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द होता है जो हस्तलिपिक होता है, जो हाथ से लिखते हैं हम लोग, तो हाथों से लिखी गई स्क्रिप्ट उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरी ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।